ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दोस्त, ये सिर्फ धुंध नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स अ डेंजरस केमिकल सोप। इसे कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। हाँ, और ये बहुत सीरियस चीज है। तो अगर इस केमिकल सूप के पीछे की कॉम्प्लेक्स साइंस और इसे टैकल करने के ग्लोबल और नेशनल प्लान्स को डिटेल में समझना है तो एक सेकंड रुको और वो सब्सक्राइब बटन जरूर हिट कर दो। यू विल नॉट रिग्रेट दिस जर्नी। हाँ, आज हमारा फोकस है एयर पोल्यूशन और हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक गहरी चर्चा करेंगे। ओके, फोटोकेमिकल स्मॉग और उससे जुड़ा द वेरी इंपॉर्टेंट गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल, राइट, WHO के वो गेम चेंजिंग नए ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। जो 2021 में आए। एग्जैक्टली। एंड 3, इंडिया का अपना मास्टर प्लान, द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। रेडी हो? Sure. बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फोटोकेमिकल स्मॉग, ये है क्या? ओके, सो बेसिकली ये एक स्पेसिफिक टाइप का एयर पोल्यूशन है। हम्म ये तब बनता है जब सनलाइट, हम्म मतलब सूरज की रोशनी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जिसे हम नॉक्स कहते हैं, NOx। हाँ, हाँ, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या VOCs के साथ रिएक्ट करती है। अच्छा। और ये पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं? प्राइमरीली गाड़ियों के एग्जॉस्ट से, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से और पावर प्लांट से। इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल है दिल्ली, है ना? Exactly. स्पेशली सर्दियों में ओह एब्सोल्युटली, दिल्ली इज द क्लासिक केस स्टडी। जब AQI लेवल्स 171 तक पहुंच जाते हैं, आंखों में जलन, अ बर्निंग सेंसेशन और सांस लेने में तकलीफ। ये सब फोटोकेमिकल स्मॉग के ही डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। तो चलो पहले टॉपिक में और गहरा उतरते हैं। लेट्स डू इट। Photochemical smog and the 1999 Gothenburg Protocol. Broad micro theme, the science of urban haze and global cooperation. सो फोटोकेमिकल स्मॉग, जैसा कि हमने कहा, एक मॉडर्न एनवायरमेंटल चैलेंज है। इसे लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे पहले एक्सटेंसिवली वहां स्टडी की गई थी। राइट, और ये कोई आम धुंध नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, अ कॉकटेल ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, जो बस रिएक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। एंड ये इतना मैटर इसलिए करता है क्योंकि इसके हेल्थ और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस वो एक्सट्रीमली सीरियस हैं। दिस इजंट जस्ट एन इनकन्वीनियंस की विजिबिलिटी कम हो गई, नहीं, इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन पब्लिक हेल्थ। ओके, लेट्स अनपैक दिस कोर लॉजिक। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके बनने का प्रोसेस क्या है? स्टेप 1, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का रिलीज होना, मतलब गाड़ियों और इंडस्ट्री से निकलने वाले। NOx और VOCs। हाँ, इन्हें समझो कि ये हमारे केमिकल सूप के रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, कच्चा माल। ठीक है, रॉ इंग्रेडिएंट्स आ गए अब। स्टेप 2, द ट्रिगर, सनलाइट। अच्छा सनलाइट के प्रेजेंस में ये NOx फोटोलाइसिस से गुजरता है। बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन जो लाइट से ट्रिगर होता है। ओके, और इससे बनता है ग्राउंड लेवल ओजोन यानी O3, जो कि एक मेजर हाईली रिएक्टिव पोल्यूटेंट है। और यहाँ ये बताना जरूरी है ना कि ये O3 हमारी स्ट्रेटोस्फीयर वाली प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर से बिल्कुल अलग है। ओह एब्सोल्युटली, ये बैड ओजोन है, वो गुड ओजोन है, दोनों में बहुत फर्क है। राइट, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट हुए, बैड ओजोन बन गया, फिर इन्हीं इनिशियल रिएक्शन से बनते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी मतलब जो सीधे सोर्स से नहीं निकले बल्कि एटमॉस्फेयर में रिएक्शन से बने, जैसे परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे हम पैन कहते हैं, PAN। ओके, और एल्डिहाइड्स। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट्स हैं। और कमाल की बात ये है कि ये अक्सर ओरिजिनल पोल्यूटेंट से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। वाओ, ओके, और फिर एक और चीज होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन। हाँ, और ये सिचुएशन को बहुत बहुत खराब कर देती है। ये क्या है? इसे जरा सिंपल भाषा में समझाऊं। जरूर, इसे ऐसे समझो कि शहर एक पतीला है, एक पॉट, ठीक है, और आमतौर पर इस पतीले का ढक्कन खुला रहता है, तो पोल्यूशन भाप की तरह ऊपर उड़ जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। ओके, मेक सेंस। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में मौसम इस पतीले पर एक गर्म हवा का ढक्कन लगा देता है। गर्म हवा का ढक्कन? हाँ, एक वार्म एयर की लेयर नीचे की ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है। अब सारा धुआं, सारे पोल्यूटेंट्स वो नीचे ही ट्रैप होके घूमते रहते हैं, अच्छा, तो वो बाहर निकल ही नहीं पाते। एग्जैक्टली, एंड दैट मेक्स द स्मॉग मच मोर डेंस एंड टॉक्सिक। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की। हेल्थ पर क्या असर होता है? हेल्थ इफेक्ट्स बहुत सिवियर है। रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का बढ़ जाना, आंखों में इंटेंस जलन, और लॉन्ग टर्म में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। और आई गेस चिल्ड्रन और जो एल्डरली हैं उनके लिए तो ये और भी खतरनाक होगा। विदाउट अ डाउट, जो पहले से बीमार हैं, दे आर स्पेशली वल्नरेबल। और एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है इसका? एनवायरमेंटली भी इसका इम्पैक्ट डिस्ट्रक्टिव है। ये पेड़ पौधों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? बेसिकली उनके सेल्स को बर्न कर देता है, उनकी ग्रोथ रोक देता है। ओके, इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होता है, फ्लाइट्स डिले होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। राइट, और ये एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूट करता है, जो हमारी बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को स्लोली करोड करता है। तो सवाल उठता है, इससे लड़ें कैसे? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? ब्रॉडली 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं। ओके, पहले हैं टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, जैसे एंटी स्मॉग गन्स, जो हवा में एटमाइज्ड वाटर स्प्रे करके डस्ट पार्टिकल्स को सेटल करती हैं। हाँ, देखिए मैंने दिल्ली में। AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स, जो रियल टाइम डेटा देते हैं। और लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर्स भी कुछ देशों में ट्राई किए जा रहे हैं। ये तो हुए टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है पॉलिसी मेजर्स। ये लॉन्ग टर्म चेंज लाते हैं, जैसे इंडिया का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। बिल्कुल, वो एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा पोल्यूशन बढ़ने पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन लगाना, हाँ, जो होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एग्रेसिवली प्रमोट करना। ना, यहाँ पर चीजें ग्लोबल स्केल पर इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एक इंटरनेशनल एफर्ट है, द गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल ऑफ 1999। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसके की फीचर्स क्या हैं? इसके की फीचर्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, VOCs और अमोनिया।
इन 4 चीजों के लिए लीगली बाइंडिंग एमिशन सीलिंग सेट करना। एमिशन सीलिंग्स मतलब हर सिग्नेटरी देश के लिए एक लिमिट है कि वो इन पोल्यूटेंट्स को कितना इमिट कर सकता है, एक ऊपरी सीमा। ओके, सो इट पुट्स अ कैप। एक यस। ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी बहुत रोबस्ट है। कैसे? रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक है। डेवलपिंग नेशंस को टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना और एमिशन टारगेट्स को पीरियोडिकली रिव्यू करना। बट आई थिंक इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ और है। ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन। एग्जैक्टली, ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन। ये क्या होता है? अब एयर पोल्यूशन बॉर्डर्स रिस्पेक्ट नहीं करता, है ना? नहीं। तो इस प्रोटोकॉल का एम है कि एक देश का पोल्यूशन उड़कर दूसरे देश तक ना जाए। राइट। और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। इसने पहली बार यह साबित किया कि देश आपस में मिलकर हवा जैसी शेयर्ड रिसोर्स को बचा सकते हैं। वाओ। एक तरह से ये एयर पोल्यूशन के लिए पेरिस एग्रीमेंट का ब्लूप्रिंट था, बस 20 साल पहले। दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। सो बेसिकली सनलाइट इज द विलन हियर। बिना सनलाइट के फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं बनेगा। Not the villain, but the trigger. ट्रिगर, ओके। The real villains are primary pollutants, NOx and VOCs, जो हमारी एक्टिविटीज से निकलते हैं। राइट। सनलाइट सिर्फ उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी एनर्जी देती है। इट्स द कैटलिस्ट, नॉट द रूट कॉज। व्हाट्स द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्मॉग एंड दिस फोटोकेमिकल स्मॉग? हम लंदन स्मॉग और लॉस एंजलिस स्मॉग सुनते हैं। ग्रेट क्वेश्चन। नॉर्मल स्मॉग, जिसे लंदन स्मॉग कहते हैं, वो कोयले के जलने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और स्मोक से बनता है। अच्छा। ये टिपिकली ठंडे और नम मौसम में होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग और लॉस एंजलिस स्मॉग वो व्हीकल इमिशंस और इंटेंस सनलाइट से बनता है। तो केमिस्ट्री पूरी अलग है। द केमिस्ट्री इज टोटली डिफरेंट एंड सो आर द सॉल्यूशंस। कूल ना? या दैट्स रियली कूल। आपने पैन का जिक्र किया था। नॉक्स और VOCs तो फिर भी सुनने में आते हैं, पर ये पैन इतना कॉमन नहीं है। क्या ये बाकियों से ज्यादा खतरनाक है? Absolutely. PAN is a key secondary pollutant you need to remember. Okay. It's highly toxic. और वो जो आंखों में जलन होती है ना स्मॉग के दौरान, हाँ, बहुत बुरी। उसका प्राइमरी रीजन यही पैन है। इट इज ऑल्सो मोर स्टेबल देन ओजोन, तो ये पोल्यूशन को दूर दराज रूरल एरियाज तक ले जा सकता है। वाओ। इट्स अ की इंडिकेटर ऑफ सिवियर मैच्योर फोटोकेमिकल स्मॉग। एक बार फिर से, टेम्परेचर इन्वर्जन स्मॉग को इतना बुरा क्यों बना देता है? वो पतीला वाली एनालॉजी तो ग्रेट थी, पर जरा एटमॉस्फेरिक साइंस के हिसाब से बताओ। ऑफ कोर्स, नॉर्मली जमीन के पास की हवा गर्म होती है। हाँ। वो ऊपर उठती है और पोल्यूटेंट्स को अपने साथ ऊपर एटमॉस्फेयर में ले जाकर फैला देती है। दिस इज नॉर्मल कन्वेक्शन। राइट। बट इन एन इन्वर्जन, एक गर्म हवा की लेयर जमीन के पास की ठंडी हवा के ऊपर बैठ जाती है। ओके। ये गर्म हवा की लेयर एक ढक्कन, एक लिड की तरह काम करती है, जो नीचे की ठंडी हवा और उसमें मौजूद सारे पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेती है। तो फैल नहीं पाते। डिस्पर्स ही नहीं हो पाते। अच्छा। एंड देयर कंसंट्रेशन एट ग्राउंड लेवल इंक्रीजेस ड्रामेटिकली। Got it. Final question on this. The Gothenburg Protocol International है. How does it actually help a city like Delhi on a practical level? थिंक ऑफ इट दिस वे, पंजाब में स्टबल बर्निंग का असर दिल्ली पे पड़ता है ना? हाँ, हर साल की कहानी है। वैसे ही रीजनल एयर पोल्यूशन भी क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल करता है। द प्रोटोकॉल ये इंश्योर करता है कि पड़ोसी देश भी अपने इमिशंस कम करने पर काम कर रहे हैं। अच्छा। दिस क्रिएट्स अ क्लीनर एयर शेड फॉर द एंटायर रीजन। इट्स अबाउट शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। दिल्ली के लिए साफ हवा का मतलब है पूरे सब कॉन्टिनेंट में साफ हवा। That makes a lot of sense. चलो, अब पॉज करो और इस पार्ट को जोर से बोलो. Photochemical smog is formed when primary pollutants like NOx and VOCs react with sunlight, creating secondary pollutants like ozone and PAN. Practice saying. Photochemical smog is a man-made chemical haze, and we need a combination of technology, strong policy, and global teamwork to fight it. Perfect. तो हमने स्मॉग को समझा. अब देखते हैं कि साफ हवा का ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है. Right. WHO's revised Global Air Quality Guidelines (AQGs), broad micro theme, setting a new global standard for clean air. तो स्मॉग से लड़ने के लिए गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल जैसा इंटरनेशनल कॉपरेशन जरूरी है। लेकिन कॉपरेशन हो किस चीज पर? साफ हवा का स्टैंडर्ड क्या है? Exactly. व्हाट आर वी एमिंग फॉर? यहीं पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस पिक्चर में आती हैं. और 2021 में WHO ने इन गाइडलाइंस को ड्रास्टिकली रिवाइज किया। बेसिकली WHO ने साफ हवा के लिए गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया. हाँ। इमेजिन करो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में पासिंग मार्क्स 40 थे और अब स्कूल ने उसे 80 कर दिया है. वाओ। WHO ने एयर पोल्यूशन के लिए कुछ ऐसा ही किया है. They've raised the bar significantly based on new scientific evidence. ये 2021 के रिवाइज्ड AQGs पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लैंडमार्क स्टेप है। इसने पूरी दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है। इट्स अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन। And what's fascinating here is the why. क्यों बदला? 2005 के पुराने गाइडलाइंस आउटडेटेड हो गए थे. ओके। पिछले 15 सालों में इतनी न्यू साइंटिफिक एविडेंस आ गई थी जिसने ये साफ कर दिया था कि एयर पोल्यूशन पहले सोचे गए लेवल से भी काफी कम कॉन्सेंट्रेशंस पर हार्मफुल है. इस एक चेंज ने ओवरनाइट नियरली द एंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग एवरी सिंगल इंडियन सिटी को पोल्यूटेड से क्रिटिकली अनसेफ रिक्लासिफाई कर दिया. That's huge. It wasn't a small adjustment. It was a fundamental redefinition of clean air. Okay, let's unpack the core logic. ये नई गाइडलाइंस कहते क्या हैं? नंबर्स क्या हैं? नई गाइडलाइंस में पोल्यूटेंट लिमिट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फॉर एग्जांपल PM 2.5 के लिए हाँ, the most dangerous one. the annual mean concentration should not exceed 5 micrograms per cubic meter. 5 microgram per cubic meter. Yes, or for nitrogen dioxide NO2,
The limit is now 10 microgram per cubic meter. These numbers are the new gold standard for public health. और ये गाइडलाइंस कितने पोल्यूटेंट्स को कवर करते हैं? ये 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स को कवर करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 एंड PM 10, ग्राउंड लेवल ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। हर एक के लिए स्पेसिफिक एविडेंस बेस्ड लिमिट्स हैं। अब जरा 2005 के गाइडलाइन से कंपेयर करते हैं। डिफरेंसेस क्या है? द चेंजेस आर मैसिव। देखो, PM 2.5 एनुअल लिमिट पहले 10 थी, अब 5 POGM क्यूब कर दी गई। अब 50% रिडक्शन। हाफ। PM 10 एनुअल लिमिट 20 से 15 म्यूजियम क्यूब और NO2 एनुअल लिमिट ये पहले 40 थी। 40 से सीधा 10 म्यूजियम क्यूब, a 75% रिडक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंज। अनबिलीवेबल। और ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए नए स्ट्रिक्टर शॉर्ट टर्म लिमिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया? इन नए स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए इंडिया के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP में क्या बदलाव चाहिए? बहुत बड़े बदलाव चाहिए। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट। फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट्स में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD सिस्टम्स को अर्जेंटली इंस्टॉल करना होगा टू कट डाउन SO2 इमिशंस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स। स्टेट्स में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेवलप करने होंगे। फोकस को सिर्फ PM 10 से शिफ्ट करके PM 2.5 की मॉनिटरिंग पर ज्यादा करना होगा क्योंकि वो ज्यादा हार्मफुल है। राइट। और सिटीज को जो फंड्स मिलते हैं उनका बेटर मोर ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन जरूरी है। और तीसरा पॉलिसी लेवल पर। तीसरा है पॉलिसी एडजस्टमेंट्स। हमें अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे WHO गाइडलाइंस के साथ अलाइन करने के लिए एक क्लियर रोड मैप बनाना होगा। ओके। और स्टेट्स के बीच इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए एक फॉर्मल मैकेनिज्म बनाना होगा। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो अगर इंडिया इन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश भी करता है तो इसका मतलब होगा इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स, क्लीनर फ्यूल स्टैंडर्ड्स, अ फास्टर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल और अल्टीमेटली आम नागरिक के लिए बेहतर हेल्थ और लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एब्सोल्युटली, द स्टेक्स आर वेरी हाई। अब कुछ सवाल, PM 25 इतना डेंजरस क्यों है? PM 10 से ज्यादा फोकस इस पे क्यों है? PM 2.5 पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं। कितने? इंसान के बाल की चौड़ाई से भी 30 गुना पतले। वाओ। इस छोटे साइज की वजह से वो हमारे लंग्स के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को बाईपास करके डीप एल्वियोलाई तक जा सकते हैं और वहां से ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। ब्लड स्ट्रीम में? Yes, and once in the blood, they can travel to the heart, brain, and other organs, causing inflammation and serious chronic diseases. और PM 10? PM 10 particles बड़े होते हैं। वो आमतौर पर upper respiratory tract में ही ट्रैप हो जाते हैं। They are harmful, but PM 2.5 is far more dangerous. Got it. तो अगर नया PM 2.5 लिमिट 5 है तो क्या इसका मतलब इंडिया की हवा ऑफिशियली अनसेफ है? In a way, yes. देखो, WHO गाइडलाइंस लीगली बाइंडिंग नहीं है, दे आर रिकमेंडेशंस। अच्छा। वो एक एस्पिरेशनल गोल पोस्ट की तरह काम करते हैं। तो हाँ, इस नए गोल पोस्ट के हिसाब से इंडिया के ऑलमोस्ट सभी शहरों की हवा अनसेफ कैटेगरी में आती है। It highlights the long journey we have ahead of us. Absolutely. What exactly is this flue gas desulfurization FGD system you mentioned? ये क्या चीज है? बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्रियल चिमनियों में लगाई जाती है, स्पेशली कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में, टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 जो एसिड रेन का कारण है? करेक्ट। ये एक केमिकल स्क्रबर की तरह काम करता है जो फ्लू गैस को रिलीज होने से पहले साफ करता है। याद रखना, इट्स अ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग अप आवर पावर सेक्टर। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बार-बार आ रहा है। Why is it so fundamentally important? क्योंकि हवा, एज वी सेड, बॉर्डर्स नहीं मानती। Right. एक स्टेट का इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल पोल्यूशन दूसरे स्टेट तक आराम से ट्रैवल करता है। द एंटायर इंडो-गैंजेटिक प्लेन इज वन सिंगल एयर शेड। Airshed. Interesting term. तो बिना कोऑर्डिनेशन के दिल्ली के सारे एफर्ट्स बेकार जा सकते हैं अगर नेबरिंग स्टेट्स अपने पोल्यूशन सोर्सेज को कंट्रोल ना करें। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। ये एक चैलेंजिंग सवाल है, बट क्या इंडिया के लिए 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर का PM 2.5 लेवल अचीव करना भी रियलिस्टिक है? That's the most important question. Achieving 5 in the short term is extremely challenging, perhaps unrealistic for many cities. तो फिर पॉइंट क्या है? The point is to set a clear direction. The idea is to have progressive alignment. प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट। हाँ, पहले हमारा नेशनल स्टैंडर्ड 40 है, उसे 30 तक लाए, फिर 20, then 10. It's about continuous improvement driven by a clear science-backed goal. Makes sense. A long-term vision. Exactly. Okay, practice this. The 2021 WHO guidelines reduced the annual PM 2.5 limit from 10 to 5 micrograms per cubic meter, fundamentally redefining safe air. Rehearse. To sum up, WHO has raised the bar for clean air, and now India's NCAP needs to evolve to meet this new, much tougher challenge. बिल्कुल, which brings us to our third topic. Yes. Topic 3, National Clean Air Program, NCAP. Broad micro theme, India's blueprint for cleaner skies. चलो, अब इंडिया के अपने मास्टर प्लान दी NCAP को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। Okay. द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इंडिया की पहली कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी है जो एयर पोल्यूशन को एक टाइम बाउंड तरीके से एड्रेस करती है। ये 2019 में लॉन्च हुई थी। सोचो, ये पूरे देश की एयर क्वालिटी के लिए एक फिटनेस प्लान जैसा है। हाँ, गुड एनालॉजी। इसमें क्लियर टारगेट है, एक टाइमलाइन है, एक बजट है और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी हैं। मतलब टेक्निकल एंड पॉलिसी मेजर्स। इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। बिफोर NCAP, एफर्ट्स स्कैटर्ड थे, अब एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क है। लेट्स गेट इनटू इट्स कोर लॉजिक। सबसे पहले टारगेट्स एंड टाइमलाइन।
क्या टारगेट है? एनसीपी का इनिशियल एम था 20 to 30% रिडक्शन इन PM 2.5 एंड PM 10 concentration by 2024 using 2017 as the base year. ओके, दैट वाज द इनिशियल गोल। हाँ, अब इस टारगेट को रिवाइज करके और एम्बिशियस बना दिया गया है। कितना? A 40% reduction in particulate matter concentration by 2026. 40% by 2026? That's ambitious. It is. और क्या हम सही रास्ते पर हैं? कुछ रिजल्ट्स हैं? हाँ, इनिशियल रिजल्ट्स पॉजिटिव है। डेटा शोज कि 131 इंडियन सिटीज ने 2019 से 2024 के बीच एवरेज 27% रिडक्शन इन PM 2.5 पोल्यूशन दिखाया है। 27% is not bad. It shows that the program is having a measurable impact. डेफिनेटली। Second, monitoring infrastructure. ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। तो एक बहुत बड़ा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया गया। कितने स्टेशंस हैं? टुडे वी हैव 1524 मॉनिटरिंग स्टेशंस। That's a lot. हाँ, इनमें 558 कंटिन्यूअस स्टेशंस CAQMS हैं जो रियल टाइम डेटा देते हैं और 966 मैनुअल स्टेशंस हैं। दिस नेटवर्क इज द बैकबोन ऑफ द प्रोग्राम। और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। मैंने पढ़ा कि वाराणसी ने एयर पोल्यूशन लेवल्स में 76% रिडक्शन रिकॉर्ड किया। हाँ, ये फिगर काफी चर्चा में रहा है। 76%? सुनने में तो कमाल लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। क्या ये 76% का आंकड़ा सस्टेनेबल है या ये सिर्फ कुछ टेम्परेरी मेजर्स का नतीजा है, जैसे पेंडेमिक लॉकडाउन्स या शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन बैन्स? देखो, दैट इज अ वेरी वैलिड एंड क्रिटिकल क्वेश्चन। और क्या इस मॉडल को दिल्ली जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स शहर में रेप्लिकेट किया जा सकता है? इसका जवाब सिंपल नहीं है। Varanasi success is a combination of many things: better traffic management, promoting CNG vehicles, strict control on construction dust. ओके, And yes, some of those gains might have been accelerated by pandemic-era slowdowns. तो मतलब पूरा क्रेडिट NCAP को नहीं दे सकते। Replicating it requires tailoring the plan to each city's unique pollution sources. It's not a one-size-fits-all model, but it proves कि focused city-level action काम करता है. फेयर इनफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, द फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। फंडिंग कैसी है? फंडिंग सॉलिड है। टोटल एलोकेशन 19,711 करोड़ रुपए का है अप टू 2026। वाओ, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। हाँ, और 48 मिलियन प्लस सिटीज पर स्पेशल फोकस है। सो मनी इज बीइंग डायरेक्टेड वेयर द प्रॉब्लम इज मोस्ट सीवियर। फोर्थ, टेक्निकल मेजर्स। जमीन पर क्या हो रहा है? ब्रिक किल्न्स जो बहुत पोल्यूशन करते हैं उनमें जिगजैग टेक्नोलॉजी को मैंडेट किया जा रहा है। जिगजैग टेक्नोलॉजी? हाँ, वील टॉक अबाउट दैट। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है थ्रू सब्सिडीज। ठीक है। पुरानी डीजल गाड़ियों में पार्टिकुलेट फिल्टर्स लगाए जा रहे हैं और शहरों में मैकेनिकल स्वीपर्स और डस्ट सप्रेसेंट्स का इस्तेमाल हो एंड रहा है। फाइनली द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं। नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये क्या होती है? सिंपल है, ये वो शहर हैं जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली मीट नहीं कर पाए हैं। अच्छा, तो इन पर स्पेशल फोकस है। यस, इनके लिए सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं। पोल्यूशन के सोर्स का पता लगाने के लिए सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडीज हो रही हैं। सोर्स अपॉर्शनमेंट। एंड इस प्रोग्राम को स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे दूसरे मिशंस के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। ओके, सो सोर्स अपॉर्शनमेंट, ये क्या है? इट साउंड्स लाइक डिटेक्टिव वर्क। इट इज लाइक पोल्यूशन डिटेक्टिव वर्क एग्जैक्टली। साइंटिस्ट्स एयर सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उन्हें लैब में एनालाइज करके केमिकली फिंगरप्रिंट करते हैं। फिंगरप्रिंट? हाँ, इससे वो पता लगाते हैं कि पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी बता सकती है कि दिल्ली के PM 2.5 में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन व्हीकल एग्जॉस्ट का है, 20% बायोमास बर्निंग का है, 15% इंडस्ट्री का, एसेट्रा। अच्छा, तो इससे टारगेटेड एक्शन प्लान्स बनाने में मदद मिलती है। प्रिसाइसली, यू नो हु टू टारगेट, समझे? या कंप्लीटली। एंड ब्रिक किल्स में ये जिगजैग टेक्नोलॉजी क्या है? इट साउंड सिंपल। इट इज सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। ट्रेडिशनल ब्रिक किल्स बहुत इनएफिशिएंट होते हैं और काला धुआं निकालते हैं। हाँ। जिगजैग टेक्नोलॉजी में ईंटों को एक जिगजैग पैटर्न में रखा जाता है। इससे गर्म हवा को भट्टे से निकलने के लिए एक लंबा घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता है। Okay, so it increases the travel path of hot air. Yes, this ensures complete combustion of the fuel, which increases fuel efficiency and drastically cuts down black smoke emissions. Simple but brilliant. Exactly. एक चैलेंज जो अक्सर सुनने में आता है वो है फंड यूटिलाइजेशन। हाँ। फाइनेंशियल एलोकेशन तो इतना ज्यादा है, लेकिन जमीन पर इसका यूटिलाइजेशन कम क्यों रहता है? This is a common implementation challenge in India, not just for NCAP. क्यों? इसके पीछे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, म्यूनिसिपल लेवल पे टेक्निकल कैपेसिटी और मैन पावर की कमी या प्रॉपर प्लानिंग में कमी हो सकती है। इस एरिया में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जरूरी है टू इंश्योर कि हर रुपया जमीन पर असर दिखाए। NCP is a great blueprint, but its success depends entirely on effective execution by the cities. That's the key takeaway. Rehearse this. NCP aims for a 40% reduction in PM concentrations by 2026 and uses city-specific action plans for 131 non-attainment cities. Practicing. In short, NCP is India's multi-billion-dollar, tech-driven and city-focused mission to clean its air, but its success hinges on overcoming implementation hurdles. Wow, that was a lot to unpack. चलो जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने आज साफ हवा के इस मिशन के बारे में क्या सीखा। Definitely. हमने कवर किया the signs of urban haze, the new global standard for clean air और India's blueprint for cleaner skies. फर्स्ट, फोटोकेमिकल स्मॉग। ये एक डेंजरस केमिकल सूप है जो ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मतलब NOx एंड VOCs के सनलाइट से रिएक्ट करने पर बनता है। और इससे लड़ने के लिए टेक, पॉलिसी और गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट जरूरी हैं। बिल्कुल। सेकंड, WHO's new air quages. WHO ने सेफ एयर के स्टैंडर्ड्स को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, स्पेशली फॉर PM 2.5। लिमिट अब 5 म्यूजियम क्यूब है।
And this has effectively redefined clean air and poses a major challenge for India. And third, National Clean Air Program, NCP. ये इंडिया का टाइम बाउंड मास्टर प्लान है. इसमें क्लियर टारगेट्स है 40% पीएम रिडक्शन बाय 2026. बिग फंडिंग है, एडवांस्ड मॉनिटरिंग है. और 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज के लिए स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स हैं. परफेक्ट समरी. अब ये पक्का करने के लिए कि आपको सब याद है, इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो. ओके, अ क्विक क्विज. फोटोकेमिकल स्मॉग को ट्रिगर करने वाले 2 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? इजी, NOx एंड VOCs. टेम्परेचर इन्वर्जन स्मॉग की प्रॉब्लम को कैसे बढ़ा देता है? वो गर्म हवा की लेयर एक ढक्कन की तरह काम करती है और पॉल्यूटेंट्स को नीचे ट्रैप कर लेती है. PM 2.5 के लिए WHO की पुरानी एनुअल लिमिट क्या थी और 2021 की नई लिमिट क्या है? पुरानी थी 10 और नई है 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. हाफ. स्पॉट ऑन. फोर्थ, NCAP का रिवाइज टारगेट 2016 तक PM रिडक्शन में क्या अचीव करना चाहता है? 40% रिडक्शन. NCAP के अंडर यूज हो रहे 2 टेक्निकल मेजर्स के नाम बताओ. ब्रिक हिल्स में जिगजैग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल स्वीपर्स. परफेक्ट. लास्ट क्वेश्चन. एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हवा बॉर्डर्स नहीं मानती और एक स्टेट का पोल्यूशन दूसरे स्टेट को अफेक्ट करता है. इट्स अ शेयर्ड एयर शेड. ब्रिलियंट, you've got it all. अब तुम्हारे लिए एक सिंपल चैलेंज. अपने शहर का करंट AQI ऑनलाइन चेक करो. गुड आइडिया. फिर देखो कि वो WHO के नए गाइडलाइंस एनुअल PM 2.5 लेस देन 5 UGM क्यूब से कितना दूर है. इट विल बी अ रियल आई ओपनर. डेफिनेटली. और सोचना इस बारे में कि इस गैप को भरने में हम सबका क्या रोल हो सकता है. अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट. That's all for today's deep analysis. अगर तुम्हें ऐसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स का इजी ब्रेकडाउन पसंद है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ व्हाट यू वांट अस टू कवर नेक्स्ट. Until then, keep learning. एंड ब्रीथ इजी.